लोग लेटर में सिर्फ हमारे काम की बात करते हैं जो किसी अथॉरिटी पर होते हैं, जो किसी पोजीशन पर होते हैं। लेटर बच्चे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आपके एग्जाम में शॉर्ट आते हैं एंड जो टॉपिक्स ग्रेड 10 एंड 12 के लिए कॉमन है, म्यूचुअल टॉपिक्स हैं। सो हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी लेटर राइटिंग एंड उसी के साथ साथ हमारे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स। सो टू बिगिन विथ लेटर राइटिंग, लेटर बच्चे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो ये लेटर हम लिखते हैं ऐसे लोगों को जो किसी अथॉरिटी पर होते हैं, जो किसी पोजीशन पर होते हैं, इन शॉर्ट डिग्निटरीज को लिखते हैं। अब अगर हम किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हैं लेटर जो किसी अथॉरिटी पर है, जो कोई पावर होल्ड करता है, तो हम उनका ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते, हम उनसे आलू चालू बातें नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें क्या लेटर लिखना होता है, बहुत टू द पॉइंट, कट टू कट हमारा लेटर रहता है। एंड उसी के साथ साथ हम लोग लेटर में सिर्फ हमारे काम की बात करते हैं एंड हम लेटर वहीं पे क्या है अच्छे से कंक्लूड करके खत्म कर देते हैं। अब अगर ये लेटर आपने आज से पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये लेटर अभी प्रैक्टिस करना शुरू मत करो, डिफिकल्ट जाता है थोड़ा। उससे बेटर आप करो प्रैक्टिस इनफॉर्मल लेटर, जो कि इजी है कंपैरेटिवली एंड उसमें हम लेटर लिखते हैं हमारे नोन पीपल को, हमारे नियर एंड डियर वंस को। एंड इसमें क्योंकि वो हमारे परिचित हैं तो हम उनसे क्या है अच्छे से एक्स्ट्रा हालचाल वाली बातें भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट पर आते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर की। तो ये फॉर्मल लेटर हम लोग हमेशा जब भी लेटर लिखेंगे हम लिखेंगे हमारे मार्जिन से चिपका हुआ, वो भी लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन। हमें लिखनी है हमारी सेंडर्स एड्रेस, मतलब हम लेटर लिख रहे हैं, हम हुए सेंडर, हमें लिखनी है हमारी एड्रेस 2 लाइन्स में। लाइन छोड़ के फिर हमें लिखनी है डेट पूरे फॉर्मेट में। जैसे आज 25 है फॉर एग्जाम्पल, तो 25 मंथ का नेम एंड 2025, इस फॉर्मेट में मेरे को क्या डेट लिख देनी है ना। फिर हमें लाइन छोड़नी है, लिखनी है रिसीवर एड्रेस। मान लो तुम लिख रहे हो एडिटर को, तो तुम लिखोगे दी एडिटर। हमें उनका घर का एड्रेस नहीं लिखना, हमें लिखना है जो भी उनका पद है, जहां पे भी वो क्या है काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एडिटर को लिखा हिंदू के भोपाल में, तो ये तुम्हारा क्या है सेंडर्स एड्रेस हो गई। अगर तुम किसी जगह के मैनेजर को लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम मैनेजर को लिख रहे हो, तो तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे दी मैनेजर, कॉमा, फॉर एग्जाम्पल ताज लेक फ्रंट के मैनेजर को लिख रहे हो तो ऐसे कर दिया। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, कोई भी लेटर आ सकता है, सिर्फ फॉर्मेट समझो, ठीक है। तो ये हमने लिख दी। फिर हमें लिखनी है हमारी सब्जेक्ट, मतलब हमने लेटर क्यों लिखा। कोई कंप्लेंट लेटर है तो जो भी इंसिडेंट है जिसके बारे में आप कंप्लेन करना चाहते हो वहां पे लिखो कंप्लेंट लेटर फॉर दिस इंसिडेंट, रिक्वेस्ट लेटर फॉर दिस थिंग। जो भी आपका मुद्दा है लेटर लिखने का, टॉपिक है लेटर लिखने का, वो लिखो सब्जेक्ट में। फिर लिख दो सीधा सर और मैडम, डियर, रिस्पेक्टेड लिख सकते हो, चल जाएगा। सीधा सर और मैडम लिखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हमें लिखनी है फिर हमारी बॉडी, कि हमने इनको लेटर क्यों लिखा, हमारा काम क्या है लेटर लिखने पे, हमें इनसे क्या सहायता चाहिए, हमें इनसे बेसिकली मदद क्या चाहिए, वो मेंशन करना है। एंड लास्टली हमें लिखना है थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नेम एंड आपकी डेजिग्नेशन, वो आपके क्वेश्चन में गिवन रहती है। आ गई बात समझ में? आगे आते हैं हम हमारे इनफॉर्मल लेटर में, जिसमें हमें लिखनी है सबसे पहले हमारी सेंडर्स एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहती है। अगर नहीं है बाय चांस तो अपनी मत लिखो, सिर्फ लिख दो ABC कॉलोनी XYZ सिटी एंड आपका स्टेट, बस उसको 2 लाइन्स में लिखो। फिर डेट, ठीक है, सेम तरीके से डेट लिखनी है जो पिछले पेज पे दिखाई। फिर लिखना है डियर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल है ना,
परिचित है आपका कोई? डियर राम, डियर राहुल, डियर करण, जिसको लेटर लिखना है वो यहाँ पे लिख दो। डियर मम्मा पापा, जिसको भी लेटर लिख रहे हो वहां पे लिख दो। एंड फिर यहाँ पे हमें शुरू कर देनी है हमारी बॉडी। हमें बिगिन करना है अच्छे से हालचाल लेते हुए कि नमस्ते इंग्लिश में, हाय हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड, आई एम ऑल्सो वेरी गुड, आई एम राइटिंग दिस लेटर। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, एंड कॉन्ग्रेचुलेट वाला लेटर मैंने प्रैक्टिस करवाया है, एक बार जाके आप वो भी लाइव में देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा आप बॉडी लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर देंगे कि गिव रिस्पेक्ट टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, गिव लव टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, एंड फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स लविंगली, एंड आपका नेम। डन। कमिंग टू आवर ग्रामर पोर्शन विच इज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन। ग्रामर पोर्शन बिगिन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझाना चाहती हूँ जो कि है सेंटेंसेस के बारे में। सो बेसिकली सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कोई सेंस बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या है, कोई सेंस बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि रिमशा ईट्स केक्स, ये केक्स खाती है, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या ये एक सेंटेंस है? क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या क्या है? इसमें हमारे पास वर्ब है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब से सबसे पहला हर सेंटेंस देखते ही हमारा काम होता है वर्ब को आइडेंटिफाई करना। जब हम वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वर्ब आइडेंटिफाई करने पर अगर हम पूछते हैं हु, तो हमारे पास आंसर आता है हमारा सब्जेक्ट। केक ईट, ईट कौन करता है? रिमशा करती है। हु ईट्स? रिमशा, वो हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो हमारे पास आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट डज रिमशा ईट? शी ईट्स केक्स। तो ये क्या है? हमारा एक सेंटेंस की फॉर्मेशन है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ कोई फैक्ट बताया गया है, सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो होते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में कोई कमांड दी गई है, कोई कमांड दी गई है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, हुम, वेयर, व्हाई, ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे ये पेन मुझसे गिर गई, तो मैं क्या बोलूंगी? अरे ये पेन गिर गई, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैं क्या बोलूंगी? वाओ, हुर्रे, आई स्कोर्ड वेल। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम हमारे इमोशंस रखते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अरे मैम ये क्या बात कर दी आपने, तो नई बात है कोई, अभी बताती हूँ। ये सेंटेंस था रिमशा ईट्स केक्स। यहाँ पे रिमशा का केक खाना क्या किसी चीज पर निर्भर है? क्या किसी दूसरी चीज पर निर्भर है? बिल्कुल भी नहीं। ये केक खाती है, खाती है, उसको पसंद है, तो ये केक खाना दूसरी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहीं पे ही अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को मैं कंबाइन कर दूं यूजिंग अ कंजंक्शन, वो हो जाते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि रिमशा ईट्स केक्स, रिमशा ईट्स चिप्स। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। केक खाना अलग बात, चिप्स खाना अलग बात। तो ये अगर मैं कंबाइन कर दूं इनको कि रिमशा ईट्स केक्स एंड चिप्स, अगर मैं बोल दूं रिमशा ईट्स केक्स एंड चिप्स, तो ये क्या हो गया? ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आगे समझ में चीज। अब अगर एक सेंटेंस है डिपेंडेंट, दूसरा सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, जैसे कि
आई टुक द अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्योंकि बारिश हो रही थी मैंने तभी अम्ब्रेला उठाई। बारिश हो रही थी तभी मैंने अम्ब्रेला उठाई। तो ये अम्ब्रेला उठाना किस पे डिपेंडेंट हो गया? बारिश होने पे। अगर बारिश नहीं होती तो क्या मैं अम्ब्रेला उठाती? नहीं उठाती, है ना। तो एक चीज जब दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, एक सेंटेंस में जब एक डिपेंडेंट पार्ट है और एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, वो पार्ट हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डन। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब डिपेंडेंट बनाना है। द डोर इज वेरी हाई, द बेबी कांट रीच इट। तो इसको क्या करेंगे हम? द डोर इज so high that the baby can't reach it। ये डोर इतना हाई है कि वो बच्चा उस पे पहुंच ही नहीं पा रहा। ये मैंने डिपेंडेंट किस वर्ड से किया? मैंने डिपेंडेंट इसको किया इस वर्ड से जो कि है दैट। डोर इतना हाई है कि वो बच्चा उस पे पहुंच ही नहीं पा रहा। पहले ये दोनों एक अलग सेंटेंस थे, मैंने इनको कंबाइन कर दिया और डिपेंडेंट बना दिया। बेबी कांट रीच इट बिकॉज इट इज हाई, वो भी चल जाता, क्योंकि ये डोर का लंबा होना नेसेसरी है, तभी वो बच्चा वहां तक क्या है, पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं हम हमारे टेंसेस के फॉर्मेट पर, टेंसेस के इंपॉर्टेंट रूल्स पे। ये रूल शीट अभी समझने का टाइम नहीं बचा, क्योंकि तुम अपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर। तो ये चीज तुम्हें क्या करनी है, ये चीज तुम्हें अब रट लेनी है। अब टाइम नहीं बचा मेहनत करके पूरा समझने का, तुमने वो चीज वेस्ट कर दी। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, जो बेसिकली फैक्ट्स बताते हैं या ऐसी चीज बताते हैं जो होती है, होती रहती है, जैसे द सन राइजेस, तो ये एक प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट टेंस? सिंपल टेंस है, होता है। ठीक है, सो आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। रिमशा ईट्स केक्स, वो भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर पास्ट टेंस की, तो इसमें हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। ईट, एट, ईटन, ऐसे। गो, वेंट, गॉन, ऐसे करके। एंड इसमें अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो हमें विल और शैल ऐड करना है, और वो क्या है, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे विल ऐड कर दिया मैंने बस। ओके, अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, इज, एम, आर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसी के साथ साथ आईएनजी लग जाएगा। जब भी चीज कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी लग जाएगा। अगर पास्ट है तो वॉज या वर लग जाएगा, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। अगर हम कंटिन्यूअस फ्यूचर की बात करें तो अगेन विल एंड आईएनजी लगेगा। वर्ब का फॉर्म इसमें हमेशा फर्स्ट या बेस फॉर्म ही रहेगा, मतलब अगर गो है तो गो ही रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, एंड यहाँ पे विल शैल लगता है हैव के साथ, इधर लगता है हैड के साथ, एंड इधर लगता है हैज बीन के साथ। आगे आते हैं हम आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पे। सो बेसिकली आर्टिकल्स सिर्फ हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आता है अ और एन, और दूसरा आता है द। द मतलब जब हम एक स्पेसिफिक आर्टिकल की क्या कर रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, और ये हम एनी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। अब जब भी कॉन्सोनेंट वॉइस होगी, फोनिक होगा, तो हम लगाएंगे अ, वॉवल फोनिक होगा तो हम लगाएंगे एन। अब मैंने फोनिक बोला, मैंने इनिशियल नहीं बोला, मैं फोनिक की बात कर रही हूँ। भले आप एमएलए बोलो, भले आप आर बोलो, भले आप ईयर बोलो, यहाँ पे सब में एन लगेगा, क्योंकि उनके जो वॉवल हैं वो फोनेटिक साउंड दे रहे हैं। मतलब ये जो वॉवल्स हैं ये क्या है, फोनेटिक साउंड दे रहे हैं, भले उनके इनिशियल क्या है, वो एक कॉन्सोनेंट है। आर बोलूं मैं तो ये एच है, बट ये फोनेटिक इनमें से दे रहा है। अगर मैं ईयर बोलूं तो ये भी वाई है, कॉन्सोनेंट है, बट वो फोनेटिक
इधर से दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे टॉपिक पर जो कि है वॉइसेस। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा था, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब फोकस किस पे है, जब फोकस सब्जेक्ट पर है, वो एक एक्टिव वॉइस है। वो क्या है, वो एक एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस है। जब फोकस इस सब्जेक्ट से हटके ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, वो हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। जैसे कि क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अब ये मेरे को बताओ अभी कमेंट्स में कि ये कौन सा वॉइस है। ये एक पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब से अगर हम देखें तो हमारा फोकस हमारे ऑब्जेक्ट पर ज्यादा है एंड ये एक एजेंट एडेड रहता है हमेशा पैसिव वॉइस में। ये क्या एडेड रहता है, एक एजेंट एडेड रहता है। अगर हमें इसको एक्टिव वॉइस में ले जाना है तो हमें देम का पर्सन चेंज करके लिखना पड़ेगा, दे प्ले क्रिकेट, है ना। हमने क्या किया, दे का पर्सन चेंज कर दिया एंड उसको हमने क्या, देम का पर्सन चेंज कर दिया एंड उसको हमने कर दिया दे में। आगे चीज समझ में। अब मोडाल्स बहुत नेसेसरी है, हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो ये रही एक शॉर्ट लिस्ट जिसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होते हो। सबसे पहले अगर हम कैन की बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, जैसे कि एक एबिलिटी के केस में। अगर हम कुड की बात करें तो कुड भी हम एबिलिटी की बात करते हैं, बट वो एबिलिटी पास्ट में हो चुकी है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6, मैं अभी स्विम नहीं कर सकती, मैं अभी नहीं कर सकती, पर जब मैं 6 साल की थी तब मैं डेफिनेटली कर सकती थी। तो ये एक पास्ट एबिलिटी शो करता है। अगर हम ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन की बात करें, ड्यूटी की बात करें अगर हम, तो हम बोलते हैं शुड, जो कि सजेशन देता है। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, एक नेसेसिटी होती है, मतलब ये चीज करना नीड ऑफ द आवर है, नेसेसिटी है। अगर हम ऑट की बात करें तो इसमें मॉरल ड्यूटी आ जाती है, जैसे वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें ट्रीज क्या है, लगानी चाहिए। तो ये सही गलत की क्या है, बातें होती है। अब परमिशन की बात करें तो मे होता है फॉर्मल परमिशन, कुड होता है अगेन पास्ट परमिशन के केस में, एंड अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे मे आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और माइट आता है वीक पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन, मतलब शायद बहुत कम सेंस में बारिश हो सकती है। इट मे रेन, पक्का बारिश होगी, मतलब जब आप नियर टू 100% हो। जब आप नियर टू 100% हो तब आप मे बोलोगे, जब आप 100% से बहुत कहीं बहुत ज्यादा दूर हो, 10% चांस है किसी चीज की, 20% चांस है, तो वहां पे क्या आएगा, माइट। ठीक है, फिर आते हैं रिक्वेस्ट। तो वुड हमें बताता है एक पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, वुड यू ओपन द डोर। कैन एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट देता है एंड कुड एक ऐसी रिक्वेस्ट देता है जो कि अनसर्टेन होती है, मतलब हमें पूरा भरोसा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रिक्वेस्ट पूरी होगी या नहीं होगी। ओके, कमिंग टू क्वांटिफायर्स, बहुत इजी है, सही से समझो। सबसे पहले है लिटिल, फिर फ्यू। फ्यू हमेशा हम लिखते हैं काउंटेबल के फॉर्म में, लिटिल हम बोलते हैं अनकाउंटेबल के फॉर्म में। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम अ लिटिल और लिटिल में, अ फ्यू और फ्यू में क्या फर्क है। तो जहां पे अ लग जाता है वो और ही कम क्वांटिटी डिनोट करता है। अगर मैं बोलूं लिटिल और अ लिटिल तो लिटिल ग्रेटर क्वांटिटी है, अगर मैं बोलूं फ्यू और अ फ्यू तो फ्यू क्या है, ज्यादा है। वहीं पे अ लॉट ऑफ मतलब लार्ज नंबर, ये दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के केस में यूज किया जाता है। मैनी यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के केस में, आई हैव मैनी पेन्स, तो यहाँ पे ये यूज होता है काउंटेबल के फॉर्म में। और मच यहाँ पे यू है तो ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के फॉर्म में। एनी की अगर हम बात करें तो ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, लॉट्स ऑफ भी कहीं पे भी यूज हो सकता है, एंड सम भी कहीं पे भी यूज हो सकता है। कमिंग नेक्स्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि अगर हम स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स कोट कर देते हैं, ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है। इसको जब हमने डायरेक्टली कोट कर दिया बिना उसमें कोई चेंज करे हुए, वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर हमने उसका मीनिंग सेम रखा, अगर हमने उसका मीनिंग सेम रखा एंड हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिए, हमने वर्ड्स चेंज कर दिए, दैट इज
इनडायरेक्ट स्पीच। कमिंग टू दी रूल्स, सबसे पहले हमें लगाने हैं कॉमा अगर हम डायरेक्ट में हैं, अगर हम इनडायरेक्ट में हैं हमें कॉमास का यूज नहीं करना, हमें इन्वर्टेड कॉमास भी हटा देने हैं। एंड अगर हम बात करें सेज की तो वो हो जाता है सेड टू, है ना, जैसे ही वर्क्स हार्ड, जॉन टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे हमने क्या सेज को क्या कर दिया, टेल्स भी कर दिया या सेड टू कर दिया। अब एक रूल आता है, रूल ऑफ प्रोनाउन विच इज सन 1 2 3, जब थर्ड पर्सन में चीज है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पर है तो उसमें चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड में है तो उसमें चेंज आता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, थर्ड में है तो उसमें आता है नो चेंज। जब हमारा पर्सन फर्स्ट में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज, सेकंड में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज, और थर्ड में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में अगर है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, एंड जब भी हम ट्रूथ या कोई फैक्ट की बात करते हैं तब भी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, राम सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पर विच इज प्रेपोजिशंस, एंड इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि ऑफ यूज कहाँ पे होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं या बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, इन तीनों जगहों पे हम क्या है ऑफ यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सोर्स की या किसी की कोई क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम तब भी ऑफ यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के दोनों के PYQ में कई बार आई है, वो है he died dash कैंसर, तो यहाँ पे ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। जब भी हमारा सोर्स क्या है, जब भी हमारा सोर्स इंटरनल है, जब भी डेथ का सोर्स इंटरनल है यहाँ पे ऑफ आता है, जब भी सोर्स एक्सटर्नल है वहां पे फ्रॉम जाता है। अगर मैं बोलूं he died dash कार एक्सीडेंट, तो यहाँ पे भी अभी भी क्या मैम ऑफ आएगा, नहीं, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब फ्रॉम आएगा, क्योंकि ये जो रीजन है वो क्या हो गया, वो एक्सटर्नल हो गया। क्लियर है ना। अब टाइम में भी हम लोग ऑफ यूज करते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी की क्वालिटी बताते हैं तब भी हम ऑफ यूज करते हैं। फ्रॉम जब हम लोग टाइमिंग बताते हैं, एंड ये टाइमिंग कंटिन्यूस सेंस में है। अगर हम ड्यूरेशन बताते कि इतने बजे से इतने बजे तक, तब फ्रॉम नहीं आता। अगर हम कंटिन्यूस बता रहे हैं कि शुरू हो गई और चलेगी तो फ्रॉम आता है। प्लेस की अगर हम बात करें तब भी फ्रॉम आता है कि वो इस जगह से ट्रैवल करके आई हैं। एंड अगर हम ओरिजिन एंड सोर्स की बात करते हैं तब भी हम फ्रॉम लगाते हैं, जैसे कि दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माय फ्रेंड, उसकी तरफ से आया, तब भी हम क्या है फ्रॉम लगाते हैं। ओके, दूसरा अगर हम कॉज की बात करें तो हम क्या है फ्रॉम लगा सकते हैं, जैसे कि ही सफर्ड फ्रॉम कोल्ड। तीसरा एंड आखिरी कि अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं किसी चीज में तो हम क्या है फ्रॉम लगा सकते हैं, जैसे कि दिस मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम द वन आई सॉ, ये चीज उस चीज से अलग है जो चीज मैंने देखी थी, है ना। ये क्वेश्चन अगेन एक PYQ क्वेश्चन है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे ये डिफरेंस दिया है डाइड ऑफ एंड डाइड फ्रॉम का, वो मैंने आपको बता दिया कि जब एक्सटर्नल है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, एंड अगर इंटरनल है तो हम लगाते हैं ऑफ। क्लियर। ओके, इनकी अगर हम बात करें तो लोकेशन बताता है इन, जैसे कि शी इज इन दी रूम। टाइम की बात करें तो हमारे पास जब एक कंटिन्यूस टाइम है, मंथ हो गया है ना, या एक वीक हो गया, आई विल गिव दिस इन दिस वीक, है ना, आई विल गिव इट इन दिस वीक। जब हम कंटिन्यूस बात करें 10 वर्ष की, 1 साल की, ही इज बॉर्न इन दिस, तो तब हम इन लगाते हैं। अगर हम कंडीशन की और बात करें तो हम क्या है इन लगा सकते हैं। एंड अगर हम एक
पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, जैसे कि द बुक इज इन द बैग, एक एनक्लोज्ड प्लेस है, तो हम उसमें क्या है, इन लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी हम इन लगा सकते हैं, ही ट्रैवल्ड इन अ कार एंड ही वर्क्स इन एजुकेशन, जब हम उसकी एक्टिविटी की बात करें, जैसे आई वर्क इन फिजिक्स वाला, तो वो क्या है, एक मेरी एक्टिविटी है, तो उसमें भी क्या है, यहाँ पे इन आ सकता है। लास्टली अगर हम किसी की अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो भी उसमें इन आ सकता है, जैसे शी लुक्स प्रिटी इन दैट ब्लैक ड्रेस, तो इन आ सकता है। एंड अगर हम अगेन किसी की लिविंग या किसी की कंट्री की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा इन, जैसे आई लिव इन इंदौर, तो यहाँ पे ये क्या है, इन सही आए। ओके, सो विद दिस हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज अगेन अ वेरी डिस्कस्ड एंड अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, कि सिंस और फॉर क्या बेटर है। सिंस यूज होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो कि एक ऑनगोइंग एक्शन डिनोट करता है, फ्रॉम एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, एंड ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये कंटिन्यूस, ये फ्यूचर, ये ऑनगोइंग चीजों के लिए भी आता है। जबकि जो सिंस है वो सिर्फ पास्ट टेंसेस के लिए हम लोग क्या है, यूज करते हैं, जैसे कि आई डू योगा सिंस 15 ईयर्स या फॉर 15 ईयर्स। अगर आई डू योगा है तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस 15 ईयर्स। अब अगर मैं बोलूं आई एम डूइंग योगा सिंस 15 ईयर्स, आई एम डूइंग, वो चीज गलत है, उस जगह पे क्या आएगा, आई एम डूइंग योगा फॉर 15 ईयर्स। ओके, सो फॉर एंड सिंस में भी हमने डिफरेंस क्या है देख लिया। एंड इसी के साथ हम आते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये होते हैं जो हमें क्वालिटी बता दे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला क्यूट, तो जब मैं सिर्फ पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ, जब मैं एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, वो होता है क्यूट। अगर मैं दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रही हूँ, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो वो कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेयर अगर मैं करूंगी तो मैं क्या लगा दूंगी, ER लगा दूंगी, और यहाँ पे THAN आएगा, दैन आएगा। जब भी कंपैरिजन की बात करूंगी मैं क्या आएगा, दैन आएगा, ठीक है। अब मैं सब सारी ऑल ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं माइंड में रख रही हूं तो मैं क्या बोल दूंगी, EST लगा दूंगी, एंड मैं बोलूंगी क्यूटेस्ट, एंड यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या आएगा, द आएगा। जैसे मैं बोलूं स्मॉल, ही इज स्मॉल, तो ये छोटा है, ये स्मॉल है, नॉर्मल, उसी इंसान की बात की, उसके साथ मैं उसके पैरेलली किसी को दिमाग में नहीं रखा। अगर मैं बोलूं ही इज स्मॉलर देन राम, मतलब वो राम से छोटा है, राम और उसके बीच में कंपैरिजन करूं तो ये छोटा है। जब मैंने कंपेयर किया तो देन आ जाएगा और ER लग जाएगा। अब अगर मैंने बोला पूरी क्लास के बारे में बात करती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज स्मॉलेस्ट इन द क्लास, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या आता है, द आता ही आता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार आता है, विच इज टू एंड टू, तो मतलब यहाँ पे टू बताता है कि बहुत ही ज्यादा हो गई है कोई चीज, जैसे कि शी इज टू टायर्ड टू गो टू द पार्टी, वो बहुत थकी हुई है कि वो पार्टी में नहीं जा सकती। अब ये दिया रहता है आपको ऐसे और ऐसे, एंड आपको बोलते हैं कि इसको चेंज करो सो दैट से, इसको चेंज करो सो दैट से, तो आप क्या बोलोगे, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट गो टू द पार्टी। आपके क्वेश्चन आता है इसको चेंज करना है सो दैट से, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब नो सूनर अगर दिया जाता है तो उसमें हमेशा हमें लगाना रहता है डिड, नो सूनर के जस्ट साइड में हमें लगाना रहता है डिड। नो सूनर डिड आई अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अब मेरा अराइव आना और बारिश का गिरना सेम टाइम पे हुआ था, तभी हम यहाँ पे ये बोलेंगे। अगर हम एज सून एज बोले तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं एंड सेंटेंस को एज इट इज रखते हैं, बट यहाँ पे ये कॉमा क्या है, नेसेसरी है। ये कॉमा इधर बहुत ही ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आता है, जैसे कि शी इज नॉट ओनली प्रिटी बट ऑल्सो स्मार्ट। अगर हम
सेम एस्पेक्ट्स की बात करें, अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स की ही बात कर रहे हैं तब ही नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है, मतलब हमने उसकी तारीफ पे ही तारीफ करी। अगर मैं बोलूं कि वो क्या है, थोड़ी सी गवार सी है, एंड वो सुंदर तो है बट वो थोड़ी गवार सी है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छाई में बोल रहे हैं चीज और एक चीज बुराई में बोल रहे हैं। जब हम दोनों चीजें बुराई में बोले या दोनों चीजें अच्छाई में बोले तब ही हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। नेक्स्ट, सो दैट, तो ये मैंने आपको 2 and 2 के साथ बता दिया था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा रिविजन मिला होगा एंड all the very best आपके एग्जाम्स के लिए। I know you are gonna rock it. Stay tuned and happy learning.